सोचो एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ एक कंपनी बनाकर इतना पैसा कमाया कि आज के हिसाब से उसकी संपत्ति 400 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा होती। इतना पैसा कि वो आज के सबसे अमीर लोगों से भी आगे होता। लेकिन कहानी सिर्फ अमीरी की नहीं है। कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने पूरे अमेरिका के तेल उद्योग पर कब्जा कर लिया। इतना कब्जा कि एक समय ऐसा आया जब अमेरिका में बिकने वाले हर 10 में से 9 बैरल तेल उसी की कंपनी से आते थे। उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। कुछ लोग उसे कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस जीनियस और कुछ लोग कहते हैं इतिहास का सबसे खतरनाक मोनोपोली क्रिएटर। लेकिन असली सवाल है, एक साधारण सा लड़का इतिहास का सबसे शक्तिशाली बिजनेस साम्राज्य कैसे बना सकता है, और उससे भी बड़ा सवाल, उसने ये सब कैसे किया। आज हम समझेंगे रॉकफेलर एम्पायर की पूरी कहानी। साल था 1839। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में एक छोटा सा शहर था रिचफोर्ड। यहीं पैदा हुआ एक बच्चा जिसका नाम रखा गया जॉन डेविडसन रॉकफेलर। उसका परिवार अमीर नहीं था। उसके पिता थोड़े अजीब किस्म के आदमी थे, कभी व्यापारी, कभी घुमंतू सेल्समैन, और कई बार तो लोग उन्हें धोखेबाज भी कहते थे। लेकिन उसकी माँ पूरी तरह अलग थी, बहुत धार्मिक, बहुत अनुशासित। वो अपने बेटे को एक बात हमेशा सिखाती थी, पैसों को संभालना सीखो और हमेशा थोड़ा बचा कर रखो। रॉकफेलर ने ये बात इतनी गहराई से सीख ली कि वो बचपन से ही हर पैसे का हिसाब लिखता था। हाँ, वो सच में एक छोटा अकाउंटिंग बुक रखता था जिसको पैसे दिए, कितने कमाए, कितना खर्च किया, सब लिखता था। यही आदत आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। लेकिन अभी वो सिर्फ एक साधारण लड़का था जिसे दुनिया अभी जानती भी नहीं थी। 16 साल की उम्र में रॉकफेलर ने अपनी पहली नौकरी शुरू की, एक अकाउंटिंग क्लर्क के रूप में। उस समय उसका काम था कंपनी के पैसे का हिसाब रखना। लेकिन यहाँ उसने एक ऐसी चीज़ सीखी जो उसने पूरे बिजनेस साम्राज्य की नींव बनी। उसने देखा ज़्यादातर व्यापारी सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, प्रॉफिट। लेकिन रॉकफेलर की नज़र किसी और चीज़ पर थी, कॉस्ट। वो हर चीज़ का हिसाब लगाता था, कहाँ खर्च कम किया जा सकता है, कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ पैसा बचाया जा सकता है। धीरे धीरे उसे समझ आ गया, असली पैसा कमाने का तरीका ज़्यादा कमाना नहीं बल्कि कम खर्च करना है। ये सोच उसे दूसरे व्यापारियों से अलग बना रही थी। लेकिन अभी भी उसे वो मौका नहीं मिला था जो उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था, और वो मौका आने वाला था तेल के रूप में। साल था 1859। अमेरिका में एक नई खोज हुई। पेंसिल्वेनिया में पहला कॉमर्शियल ऑयल वेल खोजा गया, और अचानक पूरी अमेरिका में शुरू हो गई ऑयल रश। जैसे कभी सोने के लिए गोल्ड रश शुरू हुआ था, वैसे ही अब लोग भाग रहे थे तेल की तरफ। हर कोई तेल निकालना चाहता था। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। तेल निकालना आसान था लेकिन उसे रिफाइन करना मुश्किल था। कच्चे तेल को इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए उसे रिफाइन करना पड़ता था। और यहीं रॉकफेलर ने देखा एक बड़ा मौका। उसने सोचा, तेल निकालना रिस्की है, लेकिन अगर मैं रिफाइनिंग कंट्रोल कर लूँ तो पूरा उद्योग मेरे ऊपर ही निर्भर हो जाएगा। ये एक बेहद चालाक रणनीति थी। इसलिए उसने तेल निकालने के बजाय ऑयल रिफाइनरी बिजनेस शुरू किया, और यही फैसला आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। 1870 में रॉकफेलर ने बनाई स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। शुरुआत में ये सिर्फ एक कंपनी थी, लेकिन रॉकफेलर का लक्ष्य सिर्फ एक कंपनी बनाना नहीं था। उसका लक्ष्य था पूरे उद्योग को कंट्रोल करना, और इसके लिए उसने इस्तेमाल की एक बेहद खतरनाक रणनीति, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इसका मतलब था अपने सभी कंपटीटर्स को खरीद लेना या ख़त्म कर देना। रॉकफेलर धीरे धीरे छोटी छोटी ऑयल रिफाइनरीज खरीदने लगा। अगर कोई बेचने से मना करता तो स्टैंडर्ड ऑयल इतना सस्ता तेल बेचता कि कंपटीटर की कंपनी दिवालिया हो जाती, और फिर रॉकफेलर उसे खरीद लेता। ये स्ट्रेटजी इतनी तेज़ी से काम कर रही थी कि कुछ ही सालों में स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बन गई। लेकिन रॉकफेलर यहीं नहीं रुका। उसने एक और चाल चली जो उसे और भी शक्तिशाली बनाने वाली थी। तेल को रिफाइनरी से दूसरे शहर तक ले जाने के लिए चाहिए थे रेल रोड्स, और उस समय ट्रांसपोर्टेशन तेल उद्योग की सबसे बड़ी लागत थी। लेकिन रॉकफेलर ने रेल रोड कंपनीज के साथ सीक्रेट डील कर ली। उसे मिले थे स्पेशल डिस्काउंट, जबकि उसके कंपटीटर पूरी कीमत देते थे। इसका मतलब रॉकफेलर का तेल हमेशा सस्ता पड़ता था, और जब कीमत कम होती है तो ग्राहक कहाँ जाते हैं, सही समझे। स्टैंडर्ड ऑयल धीरे धीरे पूरा बाजार रॉकफेलर के हाथ में आने लगा। 1880 तक स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका के लगभग 90% ऑयल रिफाइनरी बिजनेस को कंट्रोल कर रही थी। हाँ, 90%। इतिहास में बहुत कम कंपनियों ने इतना बड़ा कंट्रोल हासिल किया है। लेकिन जब कोई इतना शक्तिशाली बन जाता है तो उसके दुश्मन भी उतने ही बड़े बन जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑयल की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि लोग डरने लगे, अखबारों में लेख छपने लगे, पत्रकारों ने कहना शुरू किया, रॉकफेलर ने पूरे तेल उद्योग पर मोनोपोली बना ली है। सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, और लास्ट में अमेरिकी सरकार ने फैसला किया स्टैंडर्ड ऑयल को तोड़ना पड़ेगा। 1911 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, स्टैंडर्ड ऑयल एक इलीगल मोनोपोली है और इसे 34 अलग कंपनियों में तोड़ दिया जाए।
पहली नज़र में लगता है रॉकफेलर हार गया, लेकिन उसकी कहानी कुछ और है। जब कंपनी टूटी, रॉकफेलर के पास उन सभी नई कंपनियों के शेयर्स थे और कुछ ही सालों में उनकी कीमत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। मतलब कंपनी टूट गई, लेकिन रॉकफेलर और भी ज़्यादा अमीर हो गया। 1913 तक रॉकफेलर की संपत्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वो बन गया था इतिहास का सबसे अमीर आदमी। अगर आज के पैसे में देखा जाए तो उसकी संपत्ति लगभग 400 बिलियन डॉलर के बराबर होती। तो आज के कई अरबपतियों से भी ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी कहानी का एक और दिलचस्प हिस्सा है उसकी ज़िंदगी का आखिरी चरण। ज़िंदगी के आखिरी सालों में रॉकफेलर ने एक नया काम शुरू किया, दान देना। और सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं, उसने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा दान कर दिया। उसने बनाया रॉकफेलर फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके पैसों से कई यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स और रिसर्च सेंटर बने। कुछ लोग कहते हैं ये उसकी इमेज सुधारने की कोशिश थी, और कुछ लोग कहते हैं वो सच में दुनिया को बेहतर बनाना चाहता था। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। रॉकफेलर की कहानी सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, ये कहानी है रणनीति की, अनुशासन की और पावर की, साइकोलॉजी की। उसने हमें एक चीज़ सिखाई, जिसके पास सिस्टम होता है आखिर में वही जीतता है। रॉकफेलर सिर्फ अमीर नहीं था, वो एक सिस्टम बिल्डर था, और शायद यही वजह है कि उसका नाम आज भी इतिहास के सबसे शक्तिशाली बिजनेस एम्पायर में गिना जाता है। अगर आपको ऐसी हिडन स्टोरीज और पावर स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे द मेडिकी फैमिली की।